बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका राजस्थान का इतिहास का पेपर होने वाला है। इतिहास का उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इससे संबंधित, इस पेपर से संबंधित अन्य वीडियो पहले करा चुका हूं, जाकर जरूर से देख देना। पहला प्रश्न है, राजपूत प्रशासन और सामंतवादी समाज की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो जो राजपूतों का जो शासन रहा और उसमें जो सामंतवादी जो समाज की जो व्यवस्था रही, उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं रही, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। राजपूत प्रशासन और सामंतवादी समाज की संरचना मध्यकालीन राजस्थान की विशिष्ट पहचान थी, जो सैन्य संगठनों, भूमि व्यवस्था और सामाजिक सोपान पर आधारित थी। तो अगर अपन राजपूत जो प्रशासन है और जो सामंतवादी जो समाज है, उसकी संरचना कैसे रही, मध्यकालीन राजस्थान की सबसे ज्यादा पहचान रही। मतलब अगर अपन राजस्थान की बात करें और वहां पर राजपूतों के शासन की बात नहीं करें, तो फिर शासन काल है वो अधूरा ही रहता है। क्यों, राजस्थान पे जितने भी थे उसमें से आपके सामने मुख्यतः आपके सामने मध्यकालीन जो राजस्थान रहा, उसमें राजपूतों ने बहुत लंबे समय तक राजस्थान पे राज किया। अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे मेवाड़ की बात करें, चाहे मारवाड़ की बात करें, चाहे आपके सामने आमेर की बात करें, लगभग आपके सामने मुख्यतः राजपूतों का क्या रहा, शासन रहा। कहीं पर आपके सामने फिर गुजर, छोटे छोटे इलाकों में आपके सामने जाटों का भी देखने को मिलता है, गुजरों का भी देखने को मिलता है, मेनों का भी, मेना समाज है उसका भी देखने को मिलता है। लेकिन वो इतना व्यापक नहीं था जितना राजपूतों का था, जिसकी शासन प्रणालियां अलग अलग प्रकार की रही हैं। जिसमें से अगर अपन बात करें तो राजपूत जो प्रशासन है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है राजा का केंद्रीय स्थान। तो जो राजा है उसका इसमें मुख्य स्थान रहा है। क्या है, राजा जैसे महाराणा महारावल और राव, तो जो राजा हुआ करता था ना, उसको मुख्य केंद्र में रखा जाता था। ये क्या, अपन केंद्रीय प्रणाली की बात करें कि वहां पर किस प्रकार से जो पूरी की पूरी व्यवस्था हुआ करती थी, राजपूत प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हुआ करती थी, उसके बारे में अपन समझ रहे हैं। तो जो ये व्यवस्था हुआ करती थी, जैसा कि आपको पता है, कोई भी राज्य होता है उसका राजा प्रमुख होता है। उसमें से जो राजपूत प्रशासन था उसमें उसको किस नाम से जाना जाता था, या तो महाराणा के नाम से जानते थे, या तो राव के नाम से जानते थे, या महारावल के नाम से जाना जाता था। वह राजा का मुख्य प्रशासक, सेनापति और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और उसको क्या माना जाता था, काफी बार क्या तो खुद को राजा के रूप में घोषित कर लेते थे, या फिर राजा का मुख्य प्रशासक, मतलब राजा इतना ज्यादा योग्य नहीं है तो उसका जो मुख्य प्रशासक है, मतलब नाम का राजा है और उसकी जगह देखरेख करने वाला दूसरा व्यक्ति है। काफी बार चीजों को सेनापति और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी है वो इन सब चीजों को संभालता था। उसकी शक्ति वंशानुगत होती थी। तो आमतौर पर पता है, भारत की जो शासन प्रणाली रही, वहां की विशेषता बस यही रही है कि हमारे यहाँ पर राजा कैसे हुआ करते थे, वंशानुगत से। पिताजी बना, फिर उसका बेटा राजा बन गया, फिर उसके बेटे का बेटा है जो राजा बन जाता है। परंतु सामंतों का भी जो प्रभाव वो महत्वपूर्ण होता था। सामंत क्या होते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे, आपके सामने कुलीन वर्ग है, उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। भाई आपको पता है, जिनके पास पैसा है उनका ठाठ तो हमेशा से रहता है। तो सामंतों का भी यहाँ पर योगदान देखने को मिलता था। सामंतवादी व्यवस्थाओं की बात करें, राजपूत प्रशासन का मूल आधार सामंतवादी व्यवस्था थी। अगर अपन गहराई से देखें, मूल में जाए अपन, राजपूती जो प्रशासन है उसके अंदर, तो आपको हमको यही चीज पता चलती है कि राजपूत जो प्रशासन है उसका मूल आधार क्या था, आपके सामने सामंतवादी जो व्यवस्था है वो इसकी क्या थी, मूल आधार में थी। राजा अपने राज्य की जागीरों में बांटकर अधीनस्थ सामंत, जागीरदार व ठाकुरों को देते थे। जैसे क्या, वो आपके सामने, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। समझ लो आप जयपुर से हो, अजमेर से मान लो आप, है ना। अजमेर तो खुद एक आपके सामने साम्राज्य ही, जो साम्राज्य रहा था, जहां पर क्या हुआ करता था आपके सामने, अजमेर के नीचे समझ लो 10 गांव आते हैं, उदाहरण के रूप में ले लो। तो वो क्या करते थे, खुद तो सारा जितना भी जो उनका साम्राज्य या राज्य जो भी आप मानते हो, वो खुद तो नहीं संभाल सकते थे। तो वो क्या करते थे, प्रांत मान लो जो भी आपको मानना है, उसमें 10 गांव में क्या करते थे, 10 गांव के अलग अलग लोगों को क्या बना दिया, आपके सामने जमींदार बना दिया, ठाकुर लोग, जो भी लोग वहां पर योग्य लोग हुआ करते थे, जिनको पता था कि हमारे गांव के बदले वहां से कर लेकर आ सकते हैं,
तो उनको क्या कर दिया जाता था, उनका मुखिया घोषित कर दिया गया जाता था। तो ये समझ लो आज के समय जो सरपंच हुआ करते हैं ना, उसी समय उस राज्य के क्या हुआ करते थे, जागीर सामंत जागीरदार या ठाकुर हुआ करते थे। लेकिन आज का सरपंच तो आपको अब आकर टैक्स नहीं ले सकता। समझ में आ गया? अब तो टैक्स कौन लेती है, सरकार लेती है। उस समय कौन लेते थे, जितनी भी फसल हुआ करती थी उस पर टैक्स लेने का कार्य करते थे आपके सामने जागीरदार और ठाकुर। ये सामंत राजा के प्रति निष्ठावान होते थे। और भैया जी इनके इनका मुख्य कार्य सिर्फ कर लेना ही नहीं था, बल्कि ये भी था कि राजा के प्रति निष्ठावान भी, मतलब राजा के जो कार्य हुआ करते थे, राजा पे कभी विकट परिस्थिति आ गई, राजा को अगर कहीं सहायता की जरूरत हुई तो ये हमेशा उनके साथ खड़े हुआ करते थे। और सैन्य सेवा और राजस्व प्रदान करते थे। इनका कार्य ये भी था कि राजस्व देना तो था ही, साथ के साथ गांवों से इतने प्रकार की जो गांव, उनके जो गांव उनके नीचे आते थे या जमीन जितनी भी उनके नीचे आती थी, उस भूभाग में अच्छे लड़कों को सैन्य सेवा के लिए तैयार करना भी उनकी क्या थी, उनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। सैन्य संगठन की बात करें, प्रशासन का बहुत बड़ा भूभाग सैन्य संगठन पर केंद्रित था। तो हमें आपको पता है राजस्थान आपके सामने जो राजस्थान सबसे पश्चिमी सीमा रही है भारत की, और ये एक ऐसा भूभाग था जहां बहुत आसानी से लोग क्या कर सकते थे, रेगिस्तान वाला इलाका था, तो जो आप इराक से है ना, मध्य एशिया से जितने भी आक्रमणकारी आया करते थे वो सारे राजस्थान के द्वारा ही भारत में घुसा करते थे। तो इस कारण क्या हुआ, हमेशा हमें बाहरी शक्तियों से भी उलझना पड़ा और जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं उससे भी आपस में उलझना पड़ा, दिल्ली सल्तनत से भी हमें संघर्ष करना पड़ा। साथ के साथ राजस्थान की जो भूमि है भाई रणकुंभेरों की भूमि माना जाता है, जहां पर जो योद्धा थे उन्होंने कभी भी अपना क्या नहीं, स्वाभिमान को हमेशा ऊपर रखा, कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अगर हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो युद्ध तो करने पड़ेंगे, और युद्ध करने के लिए आपको क्या चाहिए, सैन्य व्यवस्था चाहिए। तो उस सैन्य व्यवस्था है उसका बहुत बड़ा जो भूभाग है, जो बहुत बड़े भूभाग है उसको सैन्य संगठन को केंद्र में रखा जाता था। मतलब बहुत बड़ी व्यवस्था के किसके लिए हुआ करती थी, आपके सामने सैनिक जो सैन्य व्यवस्थाएं हैं उसके निर्माण में हुआ करती थी। राजा को अपनी निजी सेना हुआ करती थी। राजा है यहाँ पर आपके सामने राजस्थान में, राजा वो क्या करता था, अपनी निजी सेना उसका भी निर्माण करता था। और सामंत भी अपनी अपनी टुकड़ियां रखते थे, और जो सामंतवादी लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां है उसको भी रखते थे। मतलब दो प्रकार की व्यवस्था थी, एक तो राजा है वो खुद की सेना रखता था, दूसरी जो आपके सामने जो सामंत या जागीरदार है जिनको प्रत्येक गांव से नियुक्त किया जाता था, वो क्या करते थे आपके सामने, वो भी अपनी छोटी छोटी सेना रखते थे, ताकि क्या राजा को किसी भी विकट परिस्थिति में जरूरत पड़े तुरंत उसकी सहायता कर दी जाए। समझ में आ गया आपके सामने, दो प्रकार की सैन्य व्यवस्थाएं हुआ करती थी जो युद्ध के समय राजा को उपलब्ध कराते हैं, और जैसे विकट परिस्थिति आती वो राजा को सहायता प्रदान करने का कार्य करते थे। सेना में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते थे। सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथी व तोपखाने हुआ करते थे। तो अलग अलग प्रकार की सैन्य व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें सेना में पैदल लोग भी मिलते थे, घुड़सवार भी मिलते थे, हाथी और तोपखाने भी देखने को मिलते थे। तो आपको पता है राजस्थान के घोड़े हैं, मारवाड़ के या मेवाड़ के घोड़े सबसे ज्यादा प्रसिद्ध घोड़े हैं। हमारे यहाँ ऑब्वियसली बात है भारत में सबसे हाथी देखने को मिलते थे, तो ये व्यवस्था भी थी हमारे पास। पैदल सेना तो हर सेना में हुआ करती है। और आपके सामने राजस्थान में तोपों का भी क्या था, प्रयोग किया जाता था। समझ में आ गया? अगले वाली जो प्रणाली है खास करके मुगलों के बाद में तोपों का प्रयोग मुख्यतः हुआ है। राजस्व प्रणाली की बात करें, मतलब कर किस प्रकार से लिया जाता था। भूमि राजस्व है, भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था। मतलब जितनी जो भूमि है उस पर जितना ज्यादा जो कर लिया जाता है उसको भू राजस्व के नाम से बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा मुख्यतः आपके सामने क्या हुआ करता था, मुख्य आपके सामने आय का स्रोत हुआ करता था, जो उपज के एक बड़े हिस्से में जैसे 1/3 या 1/2 के रूप में लिया जाता था। मतलब इसका उपयोग आपके सामने सबसे बड़े हिस्से में किया जाता था। मतलब क्या तो 50% आपके सामने कर लेते थे जमीन में उत्पादन का, या 33% जो आपके सामने, मतलब अगर आपके घर में अगर 3 बोरी हुई है तो आपको उसमें से क्या तो 1 बोरी ले लेंगे, अगर 4 बोरी हुई है तो उसमें से 2 बोरी आपकी गेहूं की ले लेंगे। समझ में आ गया? इसके अतिरिक्त व्यापार पर कर, चुंगी, ग्रह कर आदि भी लगाया जाता था। तो मतलब राजस्थान में कर तो काफी ज्यादा लिया जाता था, 50% तक कर होने के बावजूद उस पे व्यापार अगर कोई व्यक्ति करता तो उस पे भी कर लगता था, चुंगी लगती थी। चुंगी समझते हैं ना आप, आज के समय जो सेस टैक्स होता है आपके सामने, अब तो जीएसटी हो गया वो,
है ना। और जो जीएसटी लगती थी उसी को चुंगी कर के नाम से जाना जाता है। अभी जीएसटी से पहले ये चुंगी कर लगता था अपने जो सामानों पर। और गृह कर मतलब आप जो रहते हो राजस्थान में उसके लिए भी टैक्स देना होता था। न्याय व्यवस्थाओं की बात करें, राजा न्याय का सर्वोच्च स्रोत था। तो अगर आपके सामने बात करें न्याय कौन करता था उस प्रणाली में, तो राजा है वही न्याय करने का कार्य करता था। सबसे बड़ा अधिकारी कौन हुआ करता था, राजा ही जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था जो न्याय करने का कार्य करता था। उसकी सहायता के लिए दीवान और अन्य अधिकारी हुआ करते थे, और उसी की जो सहायता देने के लिए, राजा की सहायता करने के लिए अन्य लोग वहां पर देखने को मिलते थे। ग्राम स्तर पर पंचायतें भी न्याय करने का कार्य करती थी, और जो ग्रामीण व्यवस्था थी वहां पर आपके सामने वो ग्राम पंचायतें भी क्या करती थी, आपके सामने न्याय करने का कार्य किया करती थी। जो परंपराएं, रीति रिवाज व धर्म शास्त्रों पर आधारित हुआ करती थी। मतलब जो न्याय है, न्याय व्यवस्थाओं को अगर अपन व्यवस्थित रूप से बढ़े तो क्या देखने को मिलता है, न्याय कौन से चीजों से होता था, जो पहले की पुरानी परंपराएं हैं उसके आधार पे और रीति रिवाज व धर्म शास्त्रों के आधार पे किया जाता था। भाई राजस्थान में आपको पता है परंपराएं आज भी अपन हमारे यहाँ पर न्याय किसके आधार पे होता है, सामाजिक परंपराओं के आधार पर, रीति रिवाज जो चलते हैं यहाँ पर, और जो धर्म शास्त्रों में लिखा गया उसके आधार पर न्याय किया जाता था। राजा की सहायता के लिए अलग अलग प्रकार के लोग हुआ करते थे, जैसे प्रधानमंत्री, सेना का प्रमुख, खजांची को कोषाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। अच्छे से समझना भाई, ये प्रश्न कंपटीशन में भी आते हैं। फौजदार कौन हुआ करता था, पुलिस का जो प्रमुख हुआ करता था। खजांची कोष का अध्यक्ष मतलब जो खजाने को संभालता था। बख्शी सेना का जो प्रमुख हुआ करता था वो। और दीवान कौन हुआ करता था, जो प्रधानमंत्री हुआ करता था आपके सामने, सारी व्यवस्थाओं को जो संभालता था राजा के बाद में, वो बख्शी के नाम से जाना जाता था। अगले वाला पॉइंट है सामंतवादी समाज और उसकी मुख्य विशेषता। जो सामंतवादी समाज देखने को मिलता है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। देखो राजा के बारे में पढ़ लिया। दूसरे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद कौन सा हुआ करता था यहाँ पर, जमींदारों जागीरों का या ठाकुरों का हुआ करता था। अब उसको उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसी व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पहला पदानुक्रमित संरचना। राज्य में एक कठोर पदानुक्रम विभाजित था, जिसमें शीर्ष पर राजा, नीचे विभिन्न श्रेणियों के सामंत जैसे उमराव व गण अधिपति हुआ करते थे। मतलब एक फिक्स प्रकार की पद्धति चला करती थी राजस्थान में राजपूतों के शासन में, जहां पर सर्वोच्च स्थान किसका हुआ करता था, आपके सामने राजा का हुआ करता था। फिर उसके अंदर अलग अलग प्रकार की श्रेणियां देखने को मिलती थी। उमराव और गण जो गणाधिपति है उसके जो सामंत हुआ करते थे उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, चाहे उमराव हो गया चाहे गणधिपति हो गया, उनके नाम से जानते हैं। फिर जागीरदार और सबसे नीचे किसान व रैयत व आपके सामने सेवक वर्ग आते थे। तो मतलब पहले राजा आ गया आपके सामने, राजा, फिर सामंत जो उच्च कुल के सामंत हुआ करते थे उमराव के नाम से या फिर जो गणाधिपति के नाम से जाना जाता है, फिर जागीरदार, और फिर उसके नीचे किसान आया करते थे। समझ में आ गया। ऐसे समझ लो राजा तो जो पूरे प्रांत पर राज्य कर रहे हैं। 10 गांव थे आपके सामने, उसमें से 5 गांवों पर क्या बना दिए गए, 5 गांवों पर 2 5-5 करके 2 उमराव बना दिए गए, है ना। 5 गांवों को एक उमराव संभालता है, 5 को दूसरा उमराव संभालता है। फिर उन 5 गांव में भी उन 10 गांव में 10 जागीरदार संभाल दिए भाई, अलग अलग लोग, है ना, जो उन गांवों को संभालते थे। और फिर उसके नीचे रैयत या सेवक लोग आया करते थे, किसान लोग आया करते थे। समझ में आ गया आपके सामने। भूमि संबंध की बात करें, सामंतवाद का आधार भूमि था। मतलब सामंतवादी परंपरा क्यों पनपी, क्यों जमींदारी परंपरा पनपी है आपके सामने, क्योंकि उनके पास क्या थी, जमीन थी। जिस व्यक्ति के पास भाई बड़ा भूभाग होता था, लोगों को किसानी करने के लिए उनसे जमीन लेते थे और उसके बदले वो क्या देते थे, टैक्स देते थे। सामंतों को राजा से भूमि जागीर पर मिलती थी और वे बदले में राजा को सैन्य सहायता और राजस्व देते थे। तो ऐसे हुआ करता था भाई, जो सामंत लोग हुआ करते थे उनको क्या, राजा है वो वहां पर राज करता था, उसके बदले उन्हें जमीन देता था, बड़े भूभाग देता था, और उसके बदले वो उनको राजा को क्या, सैन्य सहायता और राजस्व देने का कार्य करते थे। किसानों को भूमि पर अधिकार नहीं होता था और वे सामंतों के अधीन हुआ करते थे। मतलब ऐसे समझ लो कि जो किसान हुआ करते थे उनके पास आपके सामने जमीन है, उसका अधिकार नहीं हुआ करता था। वो क्या करते थे, सामंत हो गए उनसे, और जो आपके सामने उनसे जमीन लेते थे उन पे कृषि करते थे। समझ में आ गया। ऐसे नहीं होता आज के समय आप किसी और की खेती किराए पर लेकर, खेत है किराए पर लेकर खेती करते हो, उस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती थी। सैन्य वर्ग का प्रभुत्व देखने को मिलता था।
राजपूत सामंत मूलतः एक सैन्य वर्ग था जो युद्ध और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। तो राजपूत जो सामंत हुआ करते थे, मतलब सामंतों के भी अलग अलग वर्ग हुआ करते थे, उसमें राजपूत सामंत हुआ करते थे। वो किसके लिए यूज किए जाते थे? वो सैनिक को है, सैनिक वर्ग के नाम से जाना जाता था, जो युद्ध और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। मतलब वो क्या करते थे, राजा हुआ करता था, उसको युद्ध कौशल में और सुरक्षा में मदद देने का कार्य करते थे। इस वर्ग का समाज में अत्यंत सम्मान था। तो ये जो राजपूत जो सामंत हुआ करते थे, इनका सबसे ज्यादा सम्मान देखने को मिलता था, क्योंकि भाई रक्षा करने का कार्य करते थे। और कोई बलशाली जो समाज होता है, सबसे शक्तिशाली समाज होता है, उसका सम्मान तो आपके सामने देखने को ही मिलता है। यही व्यवस्था वैसे भी देखने को मिलती थी राजपूत प्रशासन में भी। दूसरी बात है भाई, इसी समाज के सामने लगभग राजा भी हुआ करते थे, तो इनका सम्मान वैसे भी ज्यादा बढ़ जाता था। वंशानुगत पद्धति, सामंतों की जो पद्धति और जो जागीर है प्राय वंशानुगत हुआ करती थी। मतलब सामंत जो लोग हुआ करते थे, उनकी जो पद्धति और जागीर है वो कैसे हुआ करती थी? वंशानुगत। मतलब भाई जैसे राजा वंशानुगत हुआ करता था, वैसे जागीरदार भी आप है वो वंशानुगत हुआ करती थी। एक को मिल गई तो फिर बाप को मिलने के बाद बेटे को, बेटे से उसके बेटे को जागीरदारी मिल जाती थी, जिसमें से एक शक्तिशाली कुलीन वर्ग का निर्माण होता है। इससे क्या, एक शक्तिशाली, एक धनवान साम्राज्य है उसका निर्माण हुआ। धनवान लोगों का एक जो निर्माण होता है, धनवान जो वर्ग है उसका निर्माण होता है आपके सामने, और वो राजा को आपके सामने पलटने के लिए दूसरे राजा का निर्माण करने में भी काफी बार काम आया करते थे। सामाजिक मर्यादा, समाज में प्रत्येक वर्ग के लिए अपने अपने कर्तव्य और मर्यादाएं देखने को मिलती थी। तो भाई राजस्थान में परंपराएं हैं वो हमेशा से चलती आई हैं, और सामाजिक परंपराओं का हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा योगदान है। आज भी हम देखते हैं जो सामाजिक वर्ग वाली परंपराएं, जहाँ हर समाज है उसके अपने अपने कर्तव्य हुआ करते थे, और वो क्या हुआ करती थी, उनकी अपनी अपनी मर्यादा हुआ करती थी। हर समाज है वो अपने अपने कर्तव्य पूर्ण करता था, हर समाज अपने अपनी मर्यादाओं में रहता था। विवाह, खान पान और सामाजिक संबंधों में भी वर्ग और जाति का विशेष ध्यान रखा जाता था। तो आपको पता है, चाहे भाई खान पान, जो आपस में लोगों किस प्रकार संबंध है, किस कौन लोग किसके साथ रहता है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सभी चीजों में जाति है, वर्ग है, और जो आपके सामने उसका विशेष योगदान देखने को मिलता था। आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्थाएं, गांव है वो प्राय आत्मनिर्भर निकायां थी। अगर अपन व्यवस्थित रूप से देखें तो वहां के जो ग्रामीण व्यवस्थाएं थी वो प्रायतः आपको कैसी दिखने को मिलती थी? आत्मनिर्भर आपके सामने ग्रामीण व्यवस्थाएं देखने को मिलती थी। जहां कृषि मुख्य मुख्य व्यवसाय था, और जहां पर क्या देखने को मिलता था, जो कृषि व्यवस्था है वो यहाँ का मुख्य रूप से मुख्य व्यवसाय था, और स्थानीय आवश्यकताओं के लिए पूर्ति स्थानीय कारीगरों द्वारा द्वारा की जाती थी। तो लोग, गांव के लोग मुख्य रूप से कृषि करते थे, साथ के साथ जो कुछ लोग कारीगर भी हुआ करते थे, जो स्थानीय आसपास लोगों पे मजदूर भी मिल जाते थे। छोटे मोटे कार्य लोग व्यापार भी कर लिया करते थे, छोटा मोटा। जाति व्यवस्थाओं की बात करें, जाति व्यवस्था समाज का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। राजस्थान की बात करें और राजस्थान में रहने वाली जातियों की बात नहीं करें तो ये कुछ अधूरा सा लगता है प्रशासनिक व्यवस्था में। राजस्थान में जातियों का बहुत ज्यादा महत्व था, आज भी राजस्थान में जातियों का बहुत ज्यादा महत्व है, जो विभिन्न व्यवसाय व सामाजिक स्तरों पर निर्धारित होती थी। और आपके सामने जो क्या होती थी, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और सामाजिक स्तरों को निर्धारित करने का कार्य करती थी। तो निष्कर्ष की बात करें, राजपूत प्रशासन और सामंतवादी जो समाज व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, उसने किसका निर्माण किया? आपके सामने सैन्य शक्तियों का निर्माण किया, भूमि संबंधों का निर्माण किया, और एक कठोर जो सामाजिक पदानुक्रम है उस पर आधारित हुआ करती थी। लेकिन जो राजपूती जो व्यवस्था है उसमें जो सैन्य शक्तियों है उसका निर्माण करना, भूमि संबंध हो गए, और एक कठोर सामाजिक पद्धति हमारे भारत में देखने को मिलती थी। खास करके राजस्थान में जो राजपूती जो शासन था उसमें ये व्यवस्थाएं देखने को मिलती थी। अपन ने विस्तार से पढ़ा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से करके जाना, आपके सामने देखने को मिलेगा ये प्रश्न।